अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका की लड़ाई के अंदर सूरत हाल अब इस कदर ख़राब है कि वो यमनी जो हौसी बागी हैं उन्होंने बाबुल मंदब को भी बंद करने के मतलब अभी अनाउंसमेंट किया कि हम सऊदी जो ट्रैफिक वगैरह है उसको इंटरप्ट करेंगे समुद्री रास्ते से। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि तेल की कीमतें अगर पहले $80 या $82 पे जाती थी तो उसमें $15-20 का मज़ीद दबाव आएगा। जैसे ही इंटरप्शन स्टार्ट होगी उनके कार्गोज़ वगैरह रुकने शुरू होंगे तो साथ ही तेल की कीमतों को आग लग जाएगी। और ये बैड न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ पाकिस्तान इससे मुतासर नहीं होता, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इससे बैठ जाती हैं। और यूरोप जो है पहले ही बहुत मुश्किल सूरत हाल में, यूरोप की इकॉनमी इस वक्त बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है। वहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो स्क्वीज़ हो रही हैं। जब से ये रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी उसके बाद से उनके हालात अच्छे नहीं हैं। और अब इस ईरान अमेरिका जंग ने सूरत हाल को इस कदर पहले ही ख़राब कर दिया है। अगर बाबुल मंदब का रास्ता भी बंद होता है जिससे दुनिया की ट्रेड का तकरीबन 20% गुजरता है, तेल का भी और बाकी भी मजमूई तौर पर, तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरे यूरोप को, अमेरिका को, एशिया को, सबको मुतासर करेगा। इसके साथ ही दूसरी तरफ आ जाए, आज ईरानियन जो वज़ीर दाखिला उनकी एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान आएंगे। और ईरान के मतलब एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट यह है कि ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा है कि एक नई तजवीज़ आई है कि 10 रोज़ के लिए दोबारा से जंग बंदी करते हैं ताकि ये जो MOU था, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो रास्ता टूट गया था, इसकी बहाली के लिए कुछ आपस में बैठें और रास्ता निकालने के लिए सर जोड़ते हैं। तो ये एक मुमकिन तौर पर दोबारा कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के रास्ता निकलाए, विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, इसलिए कि पाकिस्तान ही अकेला एक मुल्क है जो सऊदी अरब को, कतर को, टर्की को, ईरान को साथ मिलाकर कोई रास्ता निकाल सकता है और वाशिंगटन को इंगेज कर सकता है कि इस रास्ते पर चलते हैं तो आगे चल के कोई मामला बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान को ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इससे पूरी दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान के बयानात में तेज़ी और तुंदी बरकरार है। ये काफ़ी अनलाइक मौलाना फजल रहमान है क्योंकि मौलाना फजल रहमान को जो हमने 30-35 साल से सियासत करते देखा है तो मौलाना साहब के अंदर एक हुनर है। वो जब हुकूमत में हो तो वो अपोजिशन की पॉलिटिक्स लगता है कर रहे हैं हुकूमत में रहते हुए, जब वो अपोजिशन में बैठे होते हैं और हुकूमत को ललकार रहे होते हैं तो साथ हुकूमत में रहने के पूरे जो लवाजमात हैं उससे भी वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस वक्त तो वो डायरेक्ट सीधी, वो कहते हैं ना स्ट्रेट फायर करना, वो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। हालांकि मौलाना साहब के जितने अच्छे और मजबूत रवाबत पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से रहे हैं और पायदार रहे हैं, ये नहीं था कि साल ऊपर आए और साल नीचे चले गए, पायदार बुनियादों पर रहे। तो ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई कि इसके अंदर थोड़ी सी दरार हमें नज़र आ रही है और वो बड़े वाज़े तरीके से नज़र आ रही है। और मौलाना ने बैक ट्रैक नहीं किया बल्कि वो फ्रंट फुट के ऊपर अभी भी चौके छक्के लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बयानात में। जो उनका बार के अंदर खिताब था वो उसकी रिफ्लेक्शन थी। तो आज के प्रोग्राम में इन दोनों इश्यूज़ को कवर करेंगे। स्टूडियोज़ में जनरल तारिक रशीद साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब PMLN से, दोनों हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। जनरल तारिक रशीद साहब, पहले ईरान वाले मामले पर बात कर लें। सूरत हाल बिगड़ चुकी है, तेल की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं और ये रिन्यूड एफर्ट है जो पाकिस्तान नए सिरे से कर रहा है। देखते हैं कि इसका कोई रास्ता निकलेगा। देखिए, अगर रास्ता न निकला तो बहुत अफसोसनाक होगा। जैसे आपने कहा कि अगर बाबुल मंदब भी बंद हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो 20-22%, 25% वहाँ से वर्ल्ड ट्रेड होता है और 20 से 25% स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से होता है। तो आप मिला लें तो 50% के करीब बात बन जाती है। अब देखिए, वर्ल्ड का अगर 50% ट्रेड अफेक्ट हो जाए तो दुनिया किस तरफ जाएगी। ये अमेरिका को भी रियलाइज़ होना चाहिए कि आप एक सुपर पावर हैं। अगर आप समझते हैं कि किसी मुल्क पे आप चढ़ दौड़ेंगे तो आप वॉर तो इनिशिएट कर सकते हैं, बट वॉर पर ख़त्म आप नहीं कर सकते। जैसे ईरान वॉर ख़त्म नहीं कर रहा, अमेरिका उन्हें बयान दे रहा है कि हम उस वक्त तक स्ट्राइक करते रहेंगे जब तक कि ईरान नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आता। और ईरान क्या कह रहा है कि भाई हम बातचीत को तैयार हैं, पहले आप अपने बयानात को परहेज़ करें और हमें जंगी धमकियां मत दें। अच्छा, ईरान और अमेरिका की मिलिट्रीज में कोई भी आपस में कंपैरिजन ही नहीं एग्जिस्ट करता। एक यहाँ पे बैठा हुआ और एक यहाँ पे, लेकिन ईरान के अंदर जो वो दर्द सहने की सलाहियत है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे। देखिए, दर्द सहने की सलाहियत तो है, बहुत नेक्स्ट लेवल। कब तक दर्द सहेंगे आप? देखिए, 2 अमरीकियों को उर्दन के अंदर जो स्ट्राइक की है उसके अंदर उनकी हलाकत हुई है, एक इराक के अंदर और काफी सारे जख्मी हैं। और अमेरिका इस तकलीफ को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके देखिए सोल्जर्स की मोटिवेशन ही नहीं है कि 11-12 हज़ार किलोमीटर आके ईरान पे बगैर किसी वजह के चढ़ दौड़े। कोई एंड गोल भी कोई नहीं है ना, बमबारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई, पता ही कोई नहीं। अच्छा, वो पहले कहते हैं जी हमने एटॉमिक हथियार नहीं बनाने, हमने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना, और उनकी मेन डिमांड यही है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। वो कहते हैं हमारे आयतुल्लाह ने साहब ने फतवा दे दिया 2004 का फतवा कि हमने नहीं बनाना, तो भाई क्यों लड़ रहे हो?
और देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है नदीम भाई कि इजराइल ने अमेरिका के साथ ईरान पे हमला किया, इजराइल साथ बैठा तमाशे ही बना हुआ है, वो मजा कर रहा है नेतन्याहू मजे कर तो रहा है। आप ही देखें, और इजराइल स्ट्राइक करता था हौथियों पे, अब वो कह रहे हैं जी हम सऊदी अरेबिया पे हमला करेंगे। तो ये मुसलमानों के लिए बड़ा लम्हा फिक्र होना चाहिए, रियलाइजेशन होनी चाहिए कि दुनिया में लोग आपको मैनिपुलेट करके आपस में लड़ा देते हैं और लेकिन तमाशा देखते हैं आपके, देखे ना। बाबुल मंदब वाली अनाउंसमेंट है हौसियों की, ये सऊदी ट्रैफिक रोकेगी, सऊदी ऑयल ट्रैफिक को रोकेगी। जब वो सऊदी ऑयल ट्रैफिक को रोकेंगे, क्योंकि उसको तो वो रेड सी वाला वही रास्ता मिलता है ना, रेड सी से वो बाबुल मंदब इस्तेमाल करते हुए उनकी ट्रेड होती है। तो पाकिस्तान वहाँ मौजूद है और डिफेंस पैक्ट के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का रोल जो है वो किसी वक्त भी वो जो सऊदी भाई हमारे दोस्त हैं वो कहेंगे कि आपके साथ हमारा पैक्ट है, यहाँ एक सिचुएशन करना पड़ेगा, यू हैव टू हेल्प अस आउट। नदीम भाई हमने ईरान को बताया है कि भाई उनके साथ हमारा SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उन पे हमला हमारे पे हमला कंसिडर है, हमारे पे हमला उन पे हमला कंसिडर होगा, तो हमें उनकी दिफा के लिए करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ने वहां जाके हौथियों को उड़ाना शुरू कर दिया तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, और देखें फिर दुनिया किस तरफ जाएगी। अगर सऊदी ट्रैफिक रुकी तो सऊदी इस एग्रीमेंट को इन्वोक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और देखें ये जो बाबुल मंदब पूरा बंद नहीं कर सकते, वो तो देखे ना, बाबुल मंदब एक्चुअली तो यमनी गवर्नमेंट बैठी हुई है म्याम जजीरे के पास, जहां से ये दुबाब और हलदीद जो है पोर्ट पे बैठे हुए हैं ये हौथी, उनके सामने एरिट्रिया आ जाता है, और एरिट्रिया जो इत्तेहादी है इजराइल का। तो मतलब छेड़खानी और इंटरप्शन कर सकते हैं, बंद उसे नहीं कर सकते। इंटरप्शन से भी पूरी दुनिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक, आज तक नहीं इतने बड़े इकोनॉमिक जो है क्राइसिस से दो चार होगी। अगर बाबुल मंदब में ये हुआ तो दुनिया बहुत बड़े जो है ना, मेरा बहुत बड़े इकोनॉमिक बुरहान की तरफ चली जाएगी। बेशर मैं सब आप भी इस पे कमेंट कर दें, क्योंकि सूरत हाल ऐसी नाजुक है कि कोई ऑयल टैंकर भर के वहाँ से गुजरेगा नहीं, क्योंकि उनके पास वो छोटे छोटे मिसाइल और रॉकेट्स हैं, वो मार सकते हैं वहाँ पे। ये उनमें हौसी बागियों के अंदर ये एबिलिटी है। अब छोटे छोटे ड्रोन भी आ गए हैं जो ईरान के पास तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे छोटे वर्जन हौसियों के पास पहले से मौजूद है। तो तेल से भरा हुआ जहाज़ तो उस सिचुएशन में वहाँ से गुजारने की बाबुल मंदब पे कोई कोशिश नहीं करेगा। एक चिंगारी गिरनी है और वो सारा कुछ तबाह हो सकता है। तो आपको लगता है कि सूरत हाल बहुत काबू से बाहर हो सकती है? आपका क्या तजज़िया है? जी, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट देखता हूँ। देखें, अमेरिका अगर एक कंटिन्यूसली एक चीज़ पे एग्री करके पीछे हट रहा है तो उसको थोड़ा सा हमें और तरह से देखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने उन्हें एक तरह की प्लेटर पे रख के अपॉर्चुनिटी दी पीस की, और उसको उनको सीरियसली ग्रास्प करना चाहिए था, और उससे पीछे वो खुद हटे। और इसके पीछे भी एक कोई स्ट्रैटेजी लगती है उनकी लॉन्ग टर्म, जिस तरह से देखा जाए कि ओवरऑल राइज ऑफ एम्पायर्स, फॉल ऑफ एम्पायर्स चलता रहता है। अगला दौर किसका है? ईस्ट का। वो ईस्ट के राइज को स्टॉल करने की ये कोशिश है। देखें, ईरान, पाकिस्तान इस वक्त गेटवेज़ हैं इस सारे ट्रेड के, ईस्ट के ट्रेड के, और ये प्रॉब्लम मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी हल होगी। ये प्रॉब्लम इस खित्ते में रहेगी। इसमें देखें, अमेरिका तो दूर बैठा है। अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला अपने ऑयल के रिज़र्व सारी चीज़ें सीधी कर लीं। इस वक्त मईशत किन ममालिक की ब्लीड कर रही है वो देखने वाली है। सबसे ज़्यादा नुकसान किन का हो रहा है? अगर यूरोप का हो रहा है तो फार ईस्ट और ईस्ट का भी तो नुकसान हो रहा है। हम जिस तरह की मईशत हैं, हमारे लिए तो एक $2 बिलियन का सरप्लस तेल की मद में बिल आ जाए तो क्या मामलात बनेंगे। देखिए, हमारे अपने अंदर मईशत की क्या हालात बन गए कि आज हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम एक हफ़्ते की फ़ोरकास्ट करके प्राइसिंग कर सकें तेल की। तो जब ये सूरत हाल बन जाए और साथ ही साथ बिजली की प्राइसिंग, तो हमारे लिए तो ये एक किस्म का क्रिपलिंग अफेयर है। तो इसको हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। इसमें ठीक है, पाकिस्तान ने दोबारा कोशिश करे कि 10 दिन का सीज़ फायर, इसके लिए लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। दुरुस्त कह रहे हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, 2 खबरें हैं जिनको इकट्ठा आपसे रिएक्शन चाहता हूँ। मौलाना फजल रहमान का वकला कन्वेंशन से था और उसके अंदर वो धुआंधार तकरीर है, एस्टेब्लिशमेंट को वो ललकार रहे हैं सीधे सीधे, और साथ ही उसके अंदर ये भी अनाउंसमेंट आई कि वकला तहरीक दोबारा की। आबिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है, ठीक है। और उसके अंदर ये भी खबर कि वकला तहरीक शुरू की जाएगी। आपको अगर जहन में हो, इफ्तिखार चौधरी साहब की जो बहाली की मूवमेंट चलाई गई थी, तो उस वक्त की वकला तहरीक उसको सपोर्ट किया था एक बड़े स्ट्रॉन्ग
जो ग्रुप था, ये एलिमेंट था विद इन इस्टेब्लिशमेंट, उसने बैक किया था, तो आप बड़े तगड़े रहे, सक्सेसफुल रहे। इफ्तिखार चौधरी साहब भी बहाल हो गए। अब मौलाना साहब अग्रेसिवली मैदान में आए और वकला भी साथ आ गए। ये कोई दोबारा से कोई नई चीज़ है, कोई मूवमेंट है, क्या चीज़ है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारी जिद्दोजहद तो उस वक्त शुरू हुई थी जब से ये तरमीमें आनी शुरू हो गई आइन में 26वीं और 27वीं तक, जिसने बिल्कुल जो हमारी अदलिया था उसका हाल बिगाड़ के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट से सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लेके एक नया कोड बना दिया गया और जजेस के तयनीति का तरीक़ाकार जुडिशल कमीशन में पॉलिटिशियंस की और उनकी मेजॉरिटी दे दी गई ताकि उनकी मर्जी के लोग जजेस अपॉइंट हो जाएं। वो तो साल गुजर गया, इस बात को आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। हम लोग जिद्दोजहद, हमारी जिद्दोजहद तो जारी है। क्या की जिद्दोजहद आपने? तो हम लोग लीगली लड़ रहे हैं हर फ्रंट पे। मतलब आप देखिए, आप हमेशा कंपेयर कर देते हैं 2007 के, उसके मुहर्रकात अलग थे। उस वक्त डिक्टेटर की हुकूमत थी, फिर एक चीफ जस्टिस से उनको माजूल कर दिया गया था और उसमें फिर एक इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही थी उस वक्त। देखिए उनके आपस में, तो इस वक्त हम लोग अकेले थे, मतलब वकील खुद भी तकसीम है। ये सारे मुहर्रकात फर्क है। लेकिन अब जो हमने अनाउंस किया है वो ये है कि जी हम लोगों के पास जाएंगे, सिविल सोसाइटी के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि जी आइन की बहाली करें। देखिए ये आइन की बहाली, हम चाहते हैं 1973 का आइन बहाल हो, क्योंकि हम समझते हैं कि, और देखिए उस बारे में आपको याद है पॉलिटिशियन जो ये पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी वकला को सपोर्ट कर रही थी, जिसमें ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो ये सारी चीजें बहुत फर्क है उसमें। तो अब ये हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और हमने जो हमारा तरीक़ाकार हमने क्या कि हम पहले खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे, वहाँ लोग बात करेंगे, वहाँ करेंगे कि वहाँ से लोग निकलें और हमारे साथ आए। जो भी कहोगा आइन और कानून के दायरे इख्तियार में रहते हुए होगा, ताकि असल आइन असल उसमें बहाल हो। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा भी कोई इलाज नहीं। अब मौलाना फजल रहमान साहब के अपने इश्यूज है, उन्होंने आके बात की है, लेकिन बात जो कर रहे हैं बिल्कुल बजा कर रहे हैं कि देखिए फॉर्म 47 की हुकूमत इस मुल्क में, जमहूरियत है ही नहीं, आपकी फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक सल्ब कर दिए गए हैं, अदलिया की आज़ादी को सल्ब कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं और आवाम को उठना होगा इसमें, अब निकलना होगा अपने हुकूक के लिए, कि बोर्ड निकले और लोगों से कहें कि देखिए मेरा आपके हुकूक सल्ब कर दिए गए। जब तक आवाम नहीं जागे, यही शऊर हमने अब कोशिश कर रहे हैं कि आवाम में आए कि जी ये हम अपने वकला के लिए नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं आवाम के लिए, कि असल जमहूरियत इस मुल्क में कायम हो। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें। दानियाल साहब, कोई 2007 में कोई ऐसे ही नारे थे कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, एक डिक्टेटर बैठा हुआ है, एक जज को माजूल कर दिया, फंडामेंटल राइट्स सारे चले गए। तो अभी भी बातें ज़ुबैरी साहब ने सारी वही दोहराई हैं, कोई फ़र्क तो नहीं है उसमें, एक A to Z सारी बातें वही की, आर्गूमेंट्स के अंदर सारी चीज़ें शामिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, ये जो बातें कह रहे हैं आप एज उसके टाइम पे और आज के टाइम पे बड़ा फ़र्क है। और एक आम डिक्टेटर का आना और एक पॉलिटिकल रजीम का आइन के थ्रू ताकत लेने में दोनों में बड़ा फ़र्क है। कि पार्लिमान की बालादस्ती जो है वो आइन की रूह है और उसके ऊपर हम बात करते हैं। आइकन अगर ज़ुबैरी साहब या कोई और भी हो वकला जो पार्लिमान की बालादस्ती को अगर मुल्क की या आइन की या कमज़ोरी कहता है तो वो उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये पिलर्स हैं, वन ऑफ द पिलर्स एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पिलर। दूसरा, मौलाना साहब की अगर तकरीर और मौलाना साहब के ऊपर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, देखिए मौलाना साहब का जो वो बड़े, मैंने हमेशा कहा कि ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मौलाना साहब का जो परसूट ऑफ पावर है वो एक अलग डायनामिक्स है उसकी। एक तो उनकी जो पॉलिटिकल इरेलेवेंस हो गई थी, आई थिंक मौलाना साहब को पता है कि चीज़ों को कब और कैसे चलाना है। दूसरा, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इसकी बात की कि भाई कि यहाँ कितनी स्पेस है और किस तरह यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जिनको हम अवेल नहीं कर सके। और उन्होंने अपनी ही तकरीर में ऐसी बातें की कि जो आपको नज़र आता है या आपको समझ आता है कि वो पॉलिटिकल गेन की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा रिलीजियस जो माइंडसेट है उससे निकल के ऐसे लोग भी जो एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मौलाना साहब ने उनको कैटर किया। और दूसरा, मौलाना साहब की जो एलिगेशंस हैं वो वकला के हवाले से हों या किसी और चीज़ के हवाले से हों, वो दे आर वेरी इररिलेवेंट। वो इसलिए कि जो वकला तहरीकें हैं वो पॉलिटिकल जमातों की सपोर्ट, खाली सपोर्ट से नहीं चलती। किसकी सपोर्ट जो देखें, वकला जमातें जो हैं, वकला तहरीकें जो हैं, मैं खुद वकील हूँ एंड आई बीन वेरी एक्टिव इन प्रायर 2007 में कैसे चली थी? देखें, आप सबसे पहले कॉज
2007 में कैसे सर कॉज Support किसने किया था उसको? देखिए नहीं, आपके फिर मिटिगेटिंग एंड सपोर्टिंग फैक्टर, देखें आपका बीज खराब हो ना, बीज खराब तो जितना मर्जी पानी दो पौधा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो जो बीज है दैट इज़ द कॉज। अगर अपनी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन के लिए या अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप एक कॉज बनाए जो बीज ही खराब है, तो यू आप कह रहे हैं ना बीज खराब है। देखिए मैं नहीं कह रहा, देखिए ये नेचुरली आपके सामने आपको कॉज आपकी कॉज में कोई जान है या बीज खराब है आपका, ये क्योंकि डिपेंड करेगा आपका कोई मोमेंटम बनना है या नहीं बनना। आपसे मुराद ये है कि ये मौलाना फजल रहमान और रुकला वाले, पता नहीं पीटीआई वालों की हमदर्दियां तो शामिल होंगी, अमली तौर पर मुझे नहीं पता कि आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं। देखिए पुरानी अब जो मूवमेंट चली इफ्तिखार चौधरी साहब वाली, उसमें और इसमें एक मेन डिफरेंस ये है कि वो एक लिमिटेड पैराए की मूवमेंट थी कि एक जज की बहाली के लिए लोग निकले, वकला का उसमें ज़्यादा निकलना बिल्कुल बनता था कि उनका डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन कंसर्न था। अभी हम जिन इशूज़ की बात कर रहे हैं वो वकला से हट के एक लार्जर कैनवस पे है। रूल ऑफ लॉ की बिल्कुल बेशक उसमें बात है, मामलात हैं, मगर यहाँ इंस्टीट्यूशनल बैलेंस से देखें हमारा तो अपना ऑलरेडी, हम तो ऑलरेडी इसमें है। देखें मौलाना साहब ने अब जो एक आवाज़ उठाई है, देखें वो एक उनका जो आउटबर्स्ट है वो एक नेचुरल है। वो क्यों हुआ है? देखें वो इररेलेवेंट लोगों के साथ नज़र आना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि निज़ाम अपनी रेलेवेंस खो गया है। वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए उन्हें पता है कि वो खाली साथ आएगी कि नहीं आएगी। देखें पीटीआई तो बिल्कुल लॉयर्स कॉज के साथ ऑलरेडी खड़ी हुई है, उसमें जद्दोजहद कर रही है और लॉयर कॉज से तो बड़ा एजेंडा लेके ऑलरेडी चल रही है और उसके लिए पूरा जिस तरह भी होगा अपना भरपूर इनपुट देगी। और आने वाले दिनों में 5 अगस्त ऑनवर्ड आपको एक पूरा जामे प्लान नज़र आएगा। पार्लिमानी पार्टी की पिछले हफ्ते मीटिंग हुई, उसमें भी यही चीज़ें डिस्कस हुई। कल कोर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें भी डिटेल डिलिब्रेशन हुई। अब ये सारी पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी जाएंगी और आने वाले एक आधे दिन में सेक्रेटरी जनरल पार्टी के इस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर 2007 में, मैं ऐसा पहले आप कमेंट कर दें फिर इस्लामाबाद वापस आऊँगा। मैं सारी उम्र रिपोर्टिंग करता रहूँ और अलफ से ये तक हम सारी चीज़ें जब तक कुरैद नहीं ना लेते तो रिपोर्टर जो है वो सही आगे से रिपोर्ट भी नहीं कर सकता। 2007 वाली पूरी की पूरी कैंपेन के पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा वज़न डाला था। वो वज़न डाला था तो वो फ्रूटफुल हो गई, फल भी लगा और सारा कुछ उलट पुलट हो गया ना जी। वो जनरल मुशर्रफ साहब बहुत ताकतवर होते थे उस तरीक से पहले, उसके बाद वो ताकतवर नहीं थे रहे। टारगेट तो इफ्तिखार चौधरी की बहाली था, लेकिन एंड रिज़ल्ट उसका यही था कि वो एक ताकतवर जनरल मुशर्रफ जो थे, ही वॉज इररेलेवेंट टोटली। उन्होंने, जरदारी साहब ने कहा था कि रेलिक ऑफ द पास्ट, ये उस वक्त उन्होंने कहा था जब जजेस बहाली की मूवमेंट के बाद सारा कुछ हो गया, इलेक्शन हो गए। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो आप लोग सड़कों पे मोबिलाइज भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल एक हकीकत रही है, रोल रहा है, अब भी है। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो कुछ इस आइन के साथ हो गया है तो मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ कोई रोल प्ले करेगी। अभी अगर सेंसिबल इस वक्त हो, जो जिस वक्त तरह की फ्लोर से आवाज़ें आ रही हैं, जिस तरह की आवाज़ें इस वक्त मुख्तलिफ सूबों से उठ रही हैं, उनको मेरे ख़्याल से वेटेज देनी चाहिए कि बजाय इसके कि वाकई मुल्क एक तहरीक के मोड में चला जाए। और अगर मुल्क तहरीक के मोड में चला गया तो मेरे ख्याल से वो एक सिचुएशन किसी के लिए भी बेरेबल नहीं होगी, वो एक बहुत डिफरेंट तरह का बर्डन आ जाएगा। देखिए हम एक लिमिटेड चीज़ की नहीं बात कर रहे, ये एक ओवरऑल पूरे सिस्टम के ओवरऑल की बात हो रही है। वो कोई गवर्नमेंट चेंज से हल नहीं होने लगा। और अगर उस तरफ चीज़ें जाती हैं जो मौलाना साहब बात कर रहे, डिफरेंट दूसरे लोग बात कर रहे, देखिए इसको एंगर को वेंट करने के लिए एक सीरियस थॉट देना चाहिए। हम इसे बस कह दें कि जी ये ख़राब बीज है, ये ख़राब बीज नहीं, ये सिस्टम जो ख़राब हुआ है वो उसको बिल्कुल ये अपरूट कर देगा ये आवाज़ें। जल तारिक रशीद साहब, आप फिर जन साहब से ले लें। आपको लगता है कि मोबिलाइजेशन खुद से ये कर सकते हैं वकला या पीटीआई की हमदर्दियाँ या मौलाना साहब, ये लोग, क्योंकि लोगों में कुछ इश्यूज़ हैं इलेक्शंस के हवाले से, ओनरशिप उतनी इस हुकूमत को लेजिटिमेसी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। फॉर्म 47 वाला इशू काफ़ी प्रॉब्लमेटिक अभी तक एग्जिस्ट करता है। तो क्या ये लोग जब नारे मारेंगे तो कोई इनकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? देखिए मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जो चीज़ें करने वाली हैं ना, वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। स्पेशल बलूचिस्तान आप देखें कि पीके में देखें तो ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त जो लोग हुकूमत में हैं कि वो लोग क्यों नहीं, मतलब वो टेररिस्ट के खिलाफ उठ खड़े हो रहे, उनकी रिपोर्टें इन्हें क्यों नहीं दे रहे। काफ़ी सारे देखें ऑपरेशन हुए हैं, काफ़ी सारे इंसेंटिव दिए गए हैं। तो लोगों को सामने रख के आपने पॉलिसीज़ बनानी है और अपनी मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट करनी है।
ज़ाती इंटरेस्ट में अपने ज़ाती एजेंडे किसी पार्टी के एजेंडे को रख के चलेंगे तो मैं ख्याल वो सक्सीड नहीं कर सकती। तो नेशनल कॉज तो ये होनी चाहिए कि सारे मिलके एक ही आवाज़ उठाएं। एक इस वक्त होना एक ही चाहिए आवाज़ कि हमने बलूचिस्तान में और केपीके में अमन लाना है। हमने खुद बैठ के रिट ऑफ द स्टेट चाहिए ना रिट आपको। ऑफ द स्टेट हम चाहिए। तो उसमें देखिए फौज तो अपने वो पूरी जोर लगा के कर रही है उसको, लेकिन अवाम जो है जब तक उन्हें ये आप कॉन्फिडेंस पे नहीं लेंगे, उनके दिल और दिमाग, जैसे कहते हैं विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड, उनके जब दिमाग और दिल नहीं जीतेंगे, उन्हें स्टेट में ज़्यादा अपना मफाद नज़र नहीं आएगा बनिस्बत उनके डॉलरों या पाउंड्स पे चले जाएं। तो देखिए अभी भी खबर आई कि कितने मिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने अफगानिस्तान में दिए हैं और 600-700 मिलियन डॉलर हर साल दे रहा है। 2 से 3 अरब डॉलर उसको अफगानिस्तान को मिल रहे हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत क्या कर रही है कि उसको इतनी बड़ी सपोर्ट दुनिया की मुख्तलिफ ताकतें अक़वाम मुत्तहिदा क्यों दे रहा है वहाँ बैठ के? तो देखिए उनका अपना एक एजेंडा है, हमने ये एजेंडे को समझना होगा। चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे और भी कोई जमात हो, पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। जो मौजूदा हुकूमतें हैं इस वक्त इक़्तिदार के अंदर, पाकिस्तान से बड़ी नहीं मरकज़ और है, सूबाई, पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। क्या ये वो विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स वाला काम करना होगा, ये कर सकते हैं? देखिए डू दे हैव दैट एबिलिटी? अगर देखिए वेयर एवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर ये करना चाहे क्यों नहीं कर सकती? तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? तो देखिए ये इनके लिए लम्हा फिक्र है ना, हमें ये सोचना होगा और मिलकर देखिए हमारी रेड लाइंस होनी चाहिए। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की बात हो रही है, सब कहते हैं बड़े ज़ीरक सियासतदान, इतना इनकी हिस्ट्री, वे क्या ज़ीरक है कि शोधा को बेरुमती कर रहे हैं बैठ के, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। भाई कोई मर्जी जो हो, जितना मर्जी उसका बैकग्राउंड हो, जितना मर्जी ज़ीरक हो, रेड लाइन क्रॉस करेगा, लॉ को हरकत में आना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इन्हें एग्जाम्पल बनाना चाहिए। कोई भी हो, पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस करें, पाकिस्तान के कानून को उसको हरकत में आके सख्त से सख्त उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि डेटरेंस हो, जैसे चाइना में होता है। बहुत अच्छा होता कि शोधा वाले इशू के ऊपर कोई बयानबाजी करता ही ना, तो बहुत अच्छा होता। देखिए शोधा से लगा के रखते हैं। देखिए हमारा तो शोधा हमारे दिल है, हमारे फख्र है सर, हमारे ईमान हमारे मजहब का हिस्सा है। शोधा है, हमारे बहन भाइयों ने, हमारे अनसेस्टर ने कुर्बानियां दे के जंगों में 1947 में ये मुल्क बनाया। इतना प्यारा मुल्क देखें, दुनिया में ऐसे प्यारा मुल्क बहुत नहीं है। अच्छा होता कि इसके ऊपर अगर ये इश्ताल अंगेज बयानबाजी ना कोई भी ना करता, कोई भी ना करे और देखिए और रेड लाइन क्रॉस करे तो हुकूमत को उसके खिलाफ एक्शन लेना है। दानियाल चौधरी साहब जो अच्छा पहले इसी का भी जवाब दे दें कि ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, आप एक्शन करने का इरादा रखें मौलाना साहब? देखिए मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करूं कि बैरिस्टर साहब की बात से शुरू करूं। इन्होंने बात की ओवरऑल की। देखिए ओवरऑल की क्या बात कर रहे हैं कि पूरा निज़ाम जो है उसमें जो मैं पहले कह रहा था कि इनको पूरे निज़ाम की तब्दीली चाहिए। उस निज़ाम में पॉलिटिकल सिस्टम, उस्मानी सिस्टम, उसमें अफवाज पाकिस्तान और तमाम वो स्टेक होल्डर्स जो मौजूद हैं, इनको ओवरऑल चाहिए। ये इनकी तहरीक की हकीकत है, पहली चीज़ जो वकला तहरीक है। दूसरा प्रायोरिटीज़ की बात की जा रही थी। देखिए मौलाना साहब के खिलाफ आप एक्शन लेने का नहीं, मैं आई एम कमिंग दैट। देखें जो प्रायोरिटीज़ की बात की जा रही थी, जब ये पाकिस्तान में इस तरह के हालात में ऐसी आवाज़ आती है और जब वो इकट्ठी आती है तो इसमें साजिश होती है। वो नौरीन इमरान खान की बहन की स्टेटमेंट हो, जो आप जिसने पूरे एक तरफ आप मौलाना साहब ने शोधाओं का मजाक उड़ाया, एक तरफ से नौरीन ने उसको सेकंड किया या उन्होंने फर्स्ट किया कि जहां आपने पूरा बयानुल मरसूस और मार्का हक के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालकर आपने कहा कि वो एक पूरा जो भी था। तो आप मुझे बताएं कि क्या मैं उनसे इन दोनों से एक चीज़ पूछता हूँ कि रावलपिंडी में जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, और आप जाएं उन बच्चों से पूछें जो 2-3 साल का हैं कि बच्चे हैं जो यतीम हो गए हैं, कि क्या उनके वालिद ने किसी ड्रामे के लिए शहादत नोश की थी, या उन बेवाओं से पूछें जिन्होंने जो अपने घर अपना सारा कुछ उन्हें लुटा दिया इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। देखें मौलाना साहब जिस तरह इन्होंने बात कही कि मौलाना साहब आप लीगल एक्शन लेने का इरादा रखते हैं या नहीं? देखिए मैं तो लीगल एक्शन नहीं ले सकता, आपकी हुकूमत नहीं लेना, लेकिन लीगल एक्शन किसने लेना है और क्या लेना है, देखें इस चीज़ का तो बेहतर जवाब जो है ये कलेक्टिवली उनके एक स्ट्रेटजी के थ्रू ही दिया जा सकता है। और इसमें इसका मतलब आपकी हुकूमत का इस पे कोई इरादा नहीं है? मैं मेरी ज़ाती राय ये है कि ऐसा कोई बयान जो हमारे शोधाओं का और उनके वर्सा का मजाक उड़ाए, जो उनको ह्यूमिलिएट करे, आई थिंक ये हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है। हम उनसे माजरत मांगते हैं। मौलाना साहब ने तो नहीं माजरत मांगी, लेकिन हम कल से जलसे कर रहे हैं, तीसरा दिन हो गया। जनरल साहब ने कहा था कि लीगल एक्शन होना चाहिए, वो आपकी हुकूमत का इरादा नहीं है? देखिए लीगल एक्शन जो है वो कैसे हो, क्या हो, मैंने जिस तरह कहा, क्योंकि मैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ एंड आई एम द स्पोक्स पर्सन, तो ये जमात डिसाइड करती है। और जमात ने अभी तक मसले पे गौर नहीं किया कि करना है या नहीं करना?
देखिए कलेक्टिवली डिसाइड किया जाता That है। shows your ऐसी priority। चीज़ें होती हैं, आपकी that is priority not- नहीं है ये। नहीं, हमारी प्रायोरिटी है। देखिए जहाँ भी आप ये फैसला करते हैं कि नहीं करना, तो जहाँ भी इस तरह फिर भी की एक फैसला statement होता है कि आए- नहीं करना, जिस लेकिन तरह आपका भी- तो अभी तक क्लियर ही नहीं है कि करना है या नहीं मलिक करना। साहब आपकी मेरी जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि ऐसी स्टेटमेंट कहीं से भी आए उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ना भाई अब इट्स नॉट माई जॉब अगेन, ये इदारों का काम है ना, ये मेरा काम नहीं है, या पॉलिटिकल जमात का काम नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा मुझे पुश और प्रोब कर रहे हैं फॉर एन आंसर, तो आई थिंक कि शायद इदारे इसके ऊपर अब एक्शन लेंगे, बिकॉज इट कांट बी लेफ्ट, शायद लेंगे। कांट बी। देखिए मैं जो आई एम नॉट द, यू नीड टू अंडरस्टैंड इमरान खान की बहन के ऊपर आई नहीं हूँ मैं, इमरान खान की बहन के ऊपर नोटिस गया है ना? बिल्कुल गया, क्यों लेकिन गया? वो मैंने दिया है। किसने दिया? ये मेरी जमात ने दी है, किसने दिया? NCCI ने दिया। आपके इदारा है ना? नहीं, मेरा इदारा पाकिस्तान नहीं का इदारा है कि वो बाहर से आया हुआ है? एक ऑटोनमस इदारा है जिसने एक्शन लिया है। और दूसरी चीज सर, आपके इदारे बहुत ही autonomous हैं वैसे। देखिए ऑटोनमस इदारों का काम बहुत है ही autonomous action है आपके लेना। इदारे। नदीम मलिक साहब, आपको जब नोटिस आते हैं, हम आज जब आपके प्रोग्राम में बैठे होते हैं, किसी एंकर को आ जाता है तो हम थोड़ी लेते हैं, वो वो तो जब autonomous- आप वो पीछे से भिजवाते हैं तभी आता है। सेटअप के थ्रू अपना काम करते वो हैं जब और आप आपको भिजवाते हैं notice तभी आते आता है, वैसे नहीं आता। तो मुझे Auto लगता पे कुछ नहीं आता, है, ब्रेक ले लो। ही विल बी अकाउंटेड। ब्रेक ले लें हमारे साथ ही। वेलकम बैक। उमैर नियाज़ी साहब, आम तौर पर अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी तगड़ी मजबूत हो और आपके सीनियर लेवल के ऊपर आपस में यकजहती हो, तो किस तरह की तहरीक में जान होती है, फिर आप आस उम्मीद रखते हैं कि हमें ये मुख्तलिफ पावर सेंटर्स इसमें से भी सपोर्ट मिल जाएगी। अभी तक वो मुझे स्ट्रेटजी आप लोगों की नज़र नहीं आई है मैदान में। अच्छा, एक तो जी स्ट्रैटेजी होती है जैसा कि आप बात कर रहे हैं, मगर एक है स्ट्रैटेजी जो पीपल सेंट्रिक है। देखें इस वक्त अवाम इस सारे खेल का हिस्सा ही नहीं है। देखें जितनी पॉलिटिकल बिसात बिछाई जाती है, किसके लिए बिछाई जाती है कि अवाम को मद्देनज़र रखते हुए कि उसमें अवाम के लिए क्या है। मगर माज़रत के साथ अब जो इस वक्त मामलात जिस तरह से चल रहे हैं उसमें अवाम कहीं दूर दूर तक नहीं नज़र आती। अवाम किसी तरह से भी स्टेक होल्डर नहीं। हम चाहे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात कर लें, हम बात करें कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हम पॉवर्टी लाइन की बात करें, जितने इंडिकेटर्स हैं वो ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इस वक्त जो अवाम की नब्ज़ है, अवाम किसी और तरह से देख रही है। अवाम खाली ये नहीं है कि बलूचिस्तान में आप कहें कि दहशत गर्दी की वजह से खाली परेशान है, या KP में जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, या KP के को जो इस वक्त दहशत गर्दी से असर हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट किस तरह से और दूसरा रुख इख्तियार कर गई है। हर जगह जो है ना एक प्रॉब्लम है जो कारपेट के नीचे शायद छुपी हुई है, जो लोगों को नज़र नहीं आ रही, मगर वो किसी वक्त भी एक स्टेज रीच हो सकती है कि नीचे नीचे ये सारों की एक मेजर कनेक्टिविटी बन जाए और एक बड़ा उबाल मुल्क में बन के नज़र आ सकता है। इन इश्यूज़ को खाली आवाज़ें ना समझें, इनके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। उन हकीकतों को समझने की कोशिश करें, उनको थोड़ी सी जो है ना एक सिंपैथेटिक टच दें। जब तक वो नहीं देंगे, हम अपने मुल्क को ख़ुद जो है ना परेशानियों की तरफ धकेल रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम तरामीम कर लेंगे, हम अपने लिए इम्यूनिटीज़ ले लेंगे तो बिल्कुल एक फूल प्रूफ सिस्टम बन जाएगा, इस मुल्क में कोई बाहर नहीं निकलेगा। देखें जब लोगों के मुँह में लुकमा ही नहीं रहेगा, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप गंदम की देख लें, 25 रुपए की रोटी कौन अफोर्ड कर सकता है। बात है कि आटा आने वाले दिनों में मिलना नहीं है। चीनी की जो सिचुएशन बन रही है, लोग पेट्रोल से लोग तंग हैं, जो हालात मामलात हैं, लोगों का रोज़गार बसर हो नहीं रहा, तो ये सारी चीज़ें इन्हें जुड़ते हुए देर नहीं लगती। तो इस जो PTI की स्ट्रैटेजी हो, जो बाकी जनरल साहब से भी मुझे थोड़ा आगे चलाते हैं। जनरल तारिक साहब, आपको लगता है कि ये जो हालात हैं ये लोगों को थोड़ा सा अपील करेंगे जब ये मैदान में जाएंगे और बुलाएंगे कि आओ ये मसले हैं, इसको हल करने के लिए हमारा साथ दो? देखिए, लोगों को मैं समझता हूँ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आम आदमी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और पाकिस्तान के लिए कोई भी कुर्बानी देने पाकिस्तान से तो ये भी मोहब्बत करते हैं सारी। नहीं, ये ज़्यादा अपने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव लेके चलते हैं। मेरा ख्याल है जो लोग पार्लियामेंट में आ जाते हैं फिर उसके बाद वो ज़्यादा बात किसी से भी करें ना, देखें तो वो ज़्यादा अपने जो पार्लियामेंट में आ जाए उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं रहती। नहीं रहती तो है, बट अगर आप बात करें पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट की बात करें या पार्टी की इंटरेस्ट की बात करें, वो पार्टी के इंटरेस्ट को पहले तरजीह देते हैं। जैसे मैंने पार्लियामेंट में भेजते क्यों, इनकी छुट्टी कराएं सर जी, इनकी छुट्टी कराते हैं। नहीं, वो छुट्टी अवाम ने करानी है ना, छुट्टी अवाम ने करानी है। देखिए जो बात कर रहे हैं उमैर बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, या इंशाल्लाह कोई बंदा भूखा नहीं मर सकता, गरीब शक हो, लेकिन खाने पीने को अल्लाह ताला ने आपको एग्रीगेरियन सोसाइटी बनाया है, उसको 2 रोटी वगैरह, चाहे दाल मिले, चाहे साग मिले, चाहे मिर्चें मिले, उसको मिलती रहेगी।
और हमें देखें मतलब हर बंदे को जो अल्लाह ताला जो मैंने कुरान में पढ़ा है, हर एक ने हिसाब किताब अल्लाह को देना है जाके। जितनी बड़ी आपका ओहदा है, जितनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी बड़ी आपकी अकाउंटेबिलिटी है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो पीपल एट हेल्म ऑफ द अफेयर उन्हें रियलाइज़ होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम को सामने रख के पॉलिसी बनाए। 1947 के बाद चंद जो है ख़ानदान कैसे अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और लोग गरीब से गरीब क्यों हो रहे हैं। हमें ये हैव और हैव नॉट्स का फ़र्क ख़त्म करना होगा। हमें सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यूनिफॉर्म रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस लानी होगी, तभी हम। और देखिए हमारे इतना लाएगा कौन सा? जी कौन लाएगा? हम लाएंगे, मैं और आप मिलकर लाएंगे, पाकिस्तान के अवाम मिलकर दानियाल साहब से पूछते हैं। दानियाल साहब, आपके खिलाफ ये तहरीक को जान पकड़ सकते? सर अल्लाह ताला आप दोनों को लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन आप उस फेज़ ऑफ लाइफ के ऊपर हैं दोनों जो जहाँ आखिरी सांसें ले रहे हैं। मतलब मैं अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। कि आई थिंक जनरल साहब आपको ये कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं for both of you। अच्छा अब आपको आपने चेक नहीं किया, उन्होंने कहा कि वी आर हियर टू स्टे, आप जाने वाले हैं। नहीं ये मैं नहीं कह रहा। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट नेक्स्ट जनरेशन। जो आपका स्कूल में बच्चा जा रहा है, जिसको हम जेनजी कहते हैं या और कहते हैं, शायद आई एम ऑल्सो मतलब आपसे थोड़ा सा छोटे होंगे, मेरे से बहुत छोटे होंगे आप। लेकिन वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कर रहे हैं, देखिए हमने एक सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है। मेरे बैरिस्टर साहब भाई हैं, बहुत प्यारी बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे बताएं कि क्या इनकी बातें सिंक करती हैं कि जो नौरीन नियाज़ी की स्टेटमेंट्स थी? क्या इनकी बातें सिंक करती हैं कि जो इनकी जमात के लोग तफरीक नफ़रत का बयानिया लेकर चलते हैं कि आप लोगों के बच्चों को प्यार, मोहब्बत, सियासत से हटकर आप अपने बच्चे बाहर रखें और लोगों के बच्चों को सर पे कफन बांध कर आओ? मतलब आई थिंक दीज आर ऑल, मैं दो एक्सट्रीम से दोनों से डिसएग्री करता हूँ, वो इनकी एक्सट्रीम हो या किसी और की एक्सट्रीम हो। मिडिल वे इज़ द वे फॉरवर्ड। आपने बैठ कर लोगों को एजुकेट करना है। अगर इनकी तहरीक पे लोगों ने कान धर लिए फिर क्या होगा? किसकी तहरीक पे? ये जो तहरीक पे आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं हम साथ देंगे। अगर लोगों ने कान धरने होते ना तो आज अडियाला के बाहर लाखों लोग होते। लोगों ने कान धरने होते ना तो लोग आपके इनके गवर्नर हाउस और केपी हाउस के बाद जान के चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, लाखों लोग होते। लोग तंग आ गए हैं झूठे वादों से, बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, झूठी बातों से। आपके सूबे में 5 साल 11 साल से बैठे हुए हैं, आप उस सूबे का हालात देखें, लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें आप और सूबों का कि मतलब आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आपके लोगों के बेसिक मसाइल, आप बेसिक इशू एड्रेस नहीं कर रहे और आप बात कर रहे हैं उन पॉइंट्स। आपकी हुकूमत कर रही है सर? किनकी? हमारी हुकूमत। क्या आपकी हुकूमत ये इश्यूज एड्रेस कर रही है जो अभी आपने सारे? हम हुकूमत एड्रेस कर रही है तो हम यहाँ तक बैठे ना। आप जब पहला शो, आपका जब पहला शो मैं यहाँ कर रहा था तो हमारे साथ जो एंकर बैठे थे वो आपको हमें डेडलाइन दे रहे थे कि 24 घंटे हो गए, अभी आप खोलें या 24 घंटे या 47 घंटों में, 72 घंटों में मुल्क डिफॉल्ट हो गया या डिफॉल्ट हो गया है। इनको पता नहीं है, ये तो नए सियासतदान है। वहाँ से आकर आज हम मेशत की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ट्रेड सरप्लस की बात कर रहे हैं, हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कम है या ज़्यादा है या किस तरीके से ग्रो कर रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डॉलर पिछले 4 साल से मुस्तकम है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपका मार्केट छलांगे नहीं मार रहा, स्टॉक मार्केट आपकी हाईएस्ट रिकॉर्ड, इवन दो इट्स नॉट द बेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर। लेकिन आप जो है ना, आप आ गया, लेकिन रेडी टू टेक ऑफ और इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। लेकिन हम सब जो है, तारिक रशीद साहब, बैरिस्टर, मैं सब सबके लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।